जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास को, जिसमें अध्याय चल रहा है 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसमें अभी तक मैंने आपको बहुत समझा दिया है इसकी बनने की पूरी कहानी को। इसके ये जिस समय काल में ये उदय हुआ इस साम्राज्य का, उस समय काल के बारे में मैंने आपको बखूबी समझा दिया है। मैंने आपको ये बता दिया है कि विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कौन है। मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि आपके विजयनगर के पनपने और बर्बाद होने में किसकी भूमिका है। और अब मैं आज चल रहा हूं आपको समझाने विजयनगर के बर्बाद होने के बाद उसकी खोज की कहानी। आपके आधुनिक काल में जब उसकी खोज हुई तो उसकी कहानी में चल रहा हूं आपको बताने और समझाने कि क्या है विजयनगर के खोज की कहानी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं विजयनगर की खोज की कहानी को कि क्या है विजयनगर की खोज की कहानी। 1565 में तालीकोट के युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले भयंकर लूटपाट के कारण विजयनगर निर्जन हो गया था। 17वीं 18वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यह नगर पूरी तरह से विनाश को प्राप्त हो गया, किंतु फिर भी कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित बना रहा। फिर भी वहां के कृष्णा, तुंगभद्रा के आसपास रहने वाले लोगों की ये बर्बाद हो गया, फिर भी उनके मन में अपने साम्राज्य के प्रति प्रेम बरकरार रहा। ठीक, उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। कहा जाता है कि हम्पी नाम का प्रादुर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ है। जो इसको इसका हम्पी नाम मिला है वो भी इसको इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ की स्थानीय देवी जो है पंपा देवी, उनके नाम से इसे हम्पी नाम दिया गया है। ठीक, तो स्थानीय परंपराओं के अनुसार तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हम्पी किष्किंधा राज्य की राजधानी था। वहां वानर राज बाली राज्य करते थे। सबने रामायण पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी? तो रामायण में जो किष्किंधा राज था उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। तो इसीलिए ये जो आपका विजयनगर है ये रामायण काल में आपका किष्किंधा राज था। वानरों के राजा बाली यहाँ पर राज करते थे। तो इसका प्राचीन नाम, इसकी प्राचीन राजधानी का नाम हम्पी था। इसीलिए यहाँ के लोगों ने भी इसे अपनी स्मृतियों में कौन सा नाम दिया? हम्पी नाम ही दिया, पंपा देवी के नाम के रूप में। ठीक है, इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, मंदिरों और भवनों, अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों ने भी विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1800 ईस्वी में एक अभियंता एवं पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के भवनावशेषों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेवा में नियुक्त थे और वो एक खोजबीन करने वाला पुरातत्ववेत्ता था। और वो जब भारत की यात्रा कर रहा था तो इस क्षेत्र से जब गुजरा तो उसने देखा कि इतनी अद्भुत इमारतें, इतने अद्भुत मंदिर, तो उसका इसके प्रति आकर्षण बढ़ा और उसने इधर आकर अपनी रिसर्च की, खोजबीन की। तो उसने देखा और जब यहाँ के लोगों से उसने बात करी तो उसने देखा, सुना और समझा कि ये तो इतने बड़े साम्राज्य था। तो उसने फिर यहाँ पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। किसने? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी को ये श्रेय जाता है हम्पी की खोज का। हम्पी की खोज का श्रेय किसको जाता है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। ठीक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेवा था। ठीक है, उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। उनके द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। जो उनको जो सूचना दी गई थी वो सारी की सारी सूचना पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों के द्वारा उनकी स्मृतियों में जो इस साम्राज्य की यादें थी
उन यादों के आधार पर थी। जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करी, उस जानकारी इकट्ठा होने के पीछे मुख्य स्रोत कौन थे? पंडित और पुरोहित थे, जो पंपा देवी के और विरूपाक्ष मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। इन लोगों की यादों में जो विजयनगर साम्राज्य की याद थी, उसके आधार पर उन्होंने अपनी जानकारी इकट्ठा करी। किसके बारे में? आपके विजयनगर साम्राज्य के बारे में। कालांतर में छाया चित्रकारों ने हम्पी के भवनों के चित्रों का सालांकन प्रारंभ कर दिया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। इसके परिणाम स्वरूप शोधकर्ता उनका अध्ययन करने में समर्थ हो गए। हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभिलेखकर्ताओं ने 1836 ईस्वी से ही यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया था। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल एवं संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। इनसे इन्हें साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिली। 1876 ईस्वी में J.F. फ्लैटी ने पूरा स्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ किया। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ किया गया और 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया। तो आपका जो हम्पी है, ये एक विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और इसे कब यूनेस्को की हेरिटेज साइट घोषित किया गया? 1986 में। ये याद रखने वाली बात है। ये एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? तो कब? 1986 को। ठीक, तो ये याद रखना। विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पुष्टि। देखो, मैंने आपको बता दिया, देखो कोई भी साम्राज्य जब होता है ना, तो साम्राज्य में यात्रीगण भी आते हैं बाहर से, और वो लोग भी जब अपने घर मूल स्थान पे जाते हैं तो अपनी पुस्तकें जरूर लिखते हैं। तो उनमें आपके बहुत सारे, तो और यहाँ के अन्य लेखक भी लिखते हैं। तो इनके माध्यम से और पंडितों का, मंदिरों के पुरोहितों के माध्यम से आपके हम्पी और विजयनगर की जानकारी मिल पाई और उनकी पुष्टि की जा सकी। इस प्रकार से हमें विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिल पाई और हमने भिन्न भिन्न साहित्यों के माध्यम से, भिन्न भिन्न यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से और वहां पर लिखे, मंदिरों में लिखे अभिलेखों के माध्यम से अपनी जानकारी की पुष्टि की। और हाँ, हमने ये पाया कि विजयनगर साम्राज्य एक साम्राज्य था और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। उस समय का सबसे समृद्ध आपका साम्राज्यों में से एक था विजयनगर साम्राज्य। बहुत ही प्रतापी सम्राट थे यहाँ के, लेकिन कहते हैं जो बना है वो बिगड़ेगा भी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। तो वही होता है, हर चीज के साथ ऐसे ही है। ठीक है, निसंदेह ये पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पूरक थी। उदाहरण के लिए स्थानीय परंपराओं से पता चलता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे से लगे शहर के उत्तरी भाग की पहाड़ियों में स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने राज्य के संरक्षक देवता और शिव के एक रूप विरूपाक्ष से विवाह के लिए तपस्या की थी। विरूपाक्ष पंपा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें हेमकूट में आने का निमंत्रण दिया। परिणय सूत्र में बंध जाने के बाद पंपा ने विरूपाक्ष से अनुरोध किया कि उस
स्थल का नामकरण उनके नाम के आधार पर किया जाए। विरूपाक्ष ने अनुरोध मान लिया और तब से इस स्थान का नाम पंपा हो गया। हम्पी इसका बदला हुआ स्थानीय नाम है। आज भी प्रति वर्ष विरूपाक्ष मंदिर में इस विवाह समारोह का आयोजन अत्यधिक धूमधाम से किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चिरकाल से यह क्षेत्र अनेक धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य से बहुत पहले के जैन मंदिर भी उपलब्ध हुए है। मतलब आपका ये जो स्थान है, ये हम्पी जो एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई पंपा देवी की और विरूपाक्ष की। इन्होंने विवाह किया और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि इस स्थान का नाम मेरे नाम पर पड़ना चाहिए, तो उन्होंने उनका अनुरोध मानकर इस स्थान को उनका नाम दे दिया और स्थानीय लोगों ने देवी के नाम को परिवर्तित रूप में हम्पी कर दिया। ठीक, ये देखो हमारा जो भारत है ना, इसमें बहुत सारी धार्मिक कहानियां हैं। बहुत जगहों का नाम धार्मिक रूप पे रखा गया है। जैसे अब आप अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो अमरनाथ की यात्रा में एक सरोवर आता है। अमरनाथ की यात्रा जो वास्तविक रूट है अमरनाथ का, उस वास्तविक रूट से अगर जाएंगे तो एक शेषनाग आता है, शेषनाग झील आती है। तो कहा जाता है कि मान्यता है कि जब आप महादेव अमरनाथ की गुफा की तरफ जा रहे थे तो शेषनाग को यहाँ पर छोड़कर गए, इसीलिए उस सरोवर को, वो जो बहुत बड़ा कुंड है वहां पर, उस सरोवर को शेषनाग सरोवर कहा जाता है। तो ये मान्यताएं हैं, ये तो इस प्रकार की मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। और चांद को छोड़ के गए हैं, चंदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, लेकिन चांद कहाँ जा छोड़ा है वो चांद के नाम पर रख दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे देश में ईश्वर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ईश्वर के साथ हम सबकी भावना बहुत ज्यादा असीम रूप से जुड़ी हुई है। तो ये भारत का जनमानस, देखो आज युद्ध भी तो इसी के लिए हो रहा है ना। क्या अगर इजराइल, हमास, फिलिस्तीन या अरब के लोग लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं? अलास्का मस्जिद के लिए तो लड़ रहे हैं, उस एरिया के लिए लड़ रहे हैं जहां माना जाता है कि जो पैगंबर साहब जहां से जन्नत की तरफ गए हैं वो जगह है वो। तो ये, और ईसाई मानते हैं कि ये जगह वो जगह है जहां पर ईसा मसीह साहब को क्रॉस पर लटकाया गया था। और यहूदी मानते हैं कि उनके जो प्रथम संदेश मतलब उनके पैगंबर थे, उनका जन्म वहीं पर हुआ है और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसलिए वो जगह आज भी विवादास्पद है और वहां पर लड़ाई चल रही है। देखो धर्म जो है ना, धर्म इंसान की भावना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इंसान धर्म के नाम पर एक दूसरे से कुत्ता घसीटी कर लेता है, बहुत ज्यादा लड़ लेता है, मार काट मच जाती है। और धर्म तो दूसरा है, आज वहां पर जमीन के लिए भी लड़ाई हो रही है कि फिलिस्तीनी लोग आरोप लगाते हैं कि इजरायली हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, और इजरायली ये आरोप लगाते हैं कि ये हमारी जमीन थी, इन्होंने हमसे कब्जा किया था तो हमने इनसे छीन ली है। ये आरोप है, इसकी पुष्टि इतिहास करता है, और इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि हम सब जान सके, समझ सके और चीजों को सही ढंग से उनको समझे, उनको हम गलत तरीके से प्रेडिक्ट ना करें। तो ये जो आपका एरिया है, इसका भी अपना राजनीति के इतिहास भी है और इसका धार्मिक इतिहास भी बहुत ज्यादा है। तो हमने इसके धार्मिक इतिहास के कारण ही हम आज इसको जान पाए हैं और समझ पाए हैं, नहीं तो हम इसके बारे में कभी जान ही ना पाते और समझ भी ना पाते। आगे सुनिए, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की परंपरा चिरकाल से चली आ रही थी। कहा जाता है कि पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल नरेशों ने इस क्षेत्र में समय समय पर मंदिरों का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर से उपलब्ध 1199 ईस्वी के एक अभिलेख में 700 महाजनों की उपस्थिति में मंदिर को अनुदान देने का दावा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम्पी उस समय का
एक शहर के रूप में विकसित हो चुका था। इसी प्रकार के कई अभिलेखों में होयसाल नरेश सोमेश्वर द्वारा हम्पी में मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है, किंतु नूनिच के विवरण तथा पारवर्ती साहित्य में हम्पी के शहरी रूप का उल्लेख नहीं मिलता। नूनिच इस शहर की स्थापना के संबंध में तथ्यों का संकलन करने के लिए 1535 ईस्वी में वहां गया था। उसने लिखा है कि विजयनगर के नए साम्राज्य की स्थापना तथा हम्पी के उदय से जुड़े अनेक दंत कथाएं वहां प्रचलित थी। मतलब बहुत से लोग वहां के बारे में अपनी अपनी विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विजयनगर के स्थान का चुनाव वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित होकर ही किया गया था। हमें याद रखना चाहिए कि विजयनगर के शासक विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा करते थे। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। समकालीन स्रोतों से पता लगता है कि विजयनगर के शासक हिंदू सूरत राणा की उपाधि धारण करते थे, जो देवता से उनके घनिष्ठ संबंधों की परिचायक थी। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद था, जिसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे देश में जितने भी राजा महाराजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम ईश्वर के दूत के रूप पर आप पर शासन कर रहे हैं। हम ईश्वर के दूत या ईश्वर के आदेश का पालन कराने के लिए आप सब पर शासन कर रहे हैं। तो आपके हम्पी के भी जितने सम्राट थे वो भी अपने आदेशों में जय विरूपाक्ष लिखते थे। ठीक, अब आते हैं, हम समझने चल रहे हैं संबंधों को। देखो, एक राजा ही अकेला साम्राज्य को नहीं चला सकता। साम्राज्य को चलाने के लिए उसे बहुत से लोगों और बहुत से सहायकों की जरूरत पड़ती है, जिसमें उस समय थे राय, नायक और सुल्तान। तो ये कौन है, चलिए इनको समझते हैं, इनके अंतर संबंधों को, इनके बीच में कैसे संबंध थे और ये किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को मॉनिटर करते थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। प्रारंभ से ही विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति बनी रही। इसके अतिरिक्त विजयनगर के शासकों के कोंडाविडो के रेड्डियों, राजकोड़ों के वेला माओ, तेलुगु चोड़ाओ और उड़ीसा के गजपतियों के साथ भी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तुंगभद्रा दोआब और मराठवाड़ा के नियंत्रण को लेकर संघर्ष होते रहे। इन राज्यों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान भी होता रहा। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य के क्षेत्र में अवधारणाओं एवं तकनीक को ग्रहण करके उन्हें और अधिक विकसित रूप प्रदान किया। तो आप सब जानते हैं, देखो कोई भी साम्राज्य होगा तो उसका उसके पड़ोसियों के साथ अपनी जमीन को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है। आज भारत संवैधानिक रूप से चल रहा है, फिर भी बहुत सारे राज्यों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जमीनों को लेकर, पानी को लेकर। तो उस समय तो राजा महाराजा थे, वो तो युद्ध को अपना शौर्य समझते थे, अपनी प्रतिभा समझते थे, तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो विजयनगर के शासकों का विजयनगर मतलब इस एरिया में ही अपना साम्राज्य बसाने का मूल कारण था आपका हम्पी और वहां स्थित मंदिर। मंदिर जान लो कि मंदिर क्या होते हैं, मंदिर आकर्षण के केंद्र होते हैं, जनता की भावना जुड़ी होती है और जिसके पास जनता का सहयोग होता है वो ही सबसे बड़ा प्रतापी राजा होता है। जैसे आज भाजपा क्या करती है, हमारी भावनाओं के आधार पर ही तो पूरा वोटिंग बैंक चलाती है ना अपना। उनका वोटिंग बैंक विकास तो है ही नहीं, विकास तो चलो कर रहे हैं भाई, विकास 4% है और 4% विकास पर खेलते हैं और पूरा का पूरा
94% वो किस पर खेलते, 96% वो किस पर खेलते, धर्म पर और राष्ट्रवाद पर खेलते हैं। ये उनकी राजनीति की मूल संरचना है। और किसी की राजनीति की मूल संरचना कुछ होती है, किसी की राजनीति की मूल संरचना कुछ होती है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाएंगे तो वहां राजनीति की मूल संरचना क्या है, जातिवाद है। वहां पर जाति के आधार पर वोटिंग होती है, कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। और भारत के स्तर पर अगर भारत आपके कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव में देखें तो वो अपने विकास 70 साल के विकास को लेकर चलते हैं और ये राष्ट्रवाद और धर्म को लेकर चलते हैं कि हम आएंगे तो देश में हिंदुत्व को शक्ति प्रदान करेंगे, हिंदुओं को सुरक्षित करेंगे। जैसे कि हिंदू यहाँ पर असुरक्षित है, कांग्रेस के राज में 70 साल में भैया हिंदू असुरक्षित थे, हिंदू मर रहे थे, वो कंगले थे। भगवान ही जाने इस हकीकत को। और भाजपा ये कहती है कि हम आएंगे तो भारत को पूर्ण रूप से हिंदुओं को विश्व पे छा देंगे। पता नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि कितनी हकीकत है, क्या हकीकत है। भाजपा जब से आई है हिंदुओं में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, जातिवाद बढ़ चुका है, जातियों में विभाजन हो चुका है। आपने अभी उत्तर प्रदेश में देखा ही होगा, लड़ाइयां चल, देवरिया में ब्राह्मण हिंदू यादव चल रहा है, अभी ब्राह्मण यादव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आज की कहानी नहीं, ये राज करने की पुरानी नीति है कि समाज को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो समाज के इमोशंस को कंट्रोल में रखो। आप समाज का इमोशन अगर आपके कंट्रोल में रहेगा तो समाज आपके कंट्रोल में रहेगा। जिसके पास समाज का अब खुद बताओ आपको फिलिस्तीन के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों का क्या मतलब है? कोई है? वो उनको क्या रोजी रोटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कट मर रहे हैं ना। यहाँ पर भी आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं। क्यों? सिर्फ इमोशनली वो कनेक्टेड है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान। अरे भाई, तेरे घर में अगर रोटी नहीं होगी ना तो वो देने वाला नहीं है तेरे को, फिर भी लड़ रहे हैं ना, मर रहे हैं ना, आवाज उठा रहे हैं ना। किस लिए? सिर्फ इमोशनली रिलीजन उनका रिलीजन है सेम है, इसलिए, और कोई कारण नहीं। मानवता के लिए नहीं लड़ रहे भाई। मानवता के आधार पर अगर आप लड़ोगे तो यहूदियों को, यहूदी फिर कहां जाए बताओ आप? उनके पास तो कोई देश ही नहीं है, आपके पास तो इतने सारे देश हैं, फिर भी आपको रहने की जगह नहीं मिल पा रही है। उनका तो अपना कोई देश ही नहीं है, वो कहां जाए बताओ आप खुद सोचो। मानवता के आधार पर अगर आप सोचोगे तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो कहां जाएंगे अगर ये यहां से भी निकल गए तो। और वो कहते हैं हमारा तो ये धार्मिक केंद्र है, हमारा तो धर्म ही यही जन्म है। आप हमसे बाद के जन्मे हो और आप हमारी जमीन पे हक जमा लिया फिर, और हम ही को आंख भी दिखा रहे हो आज के टाइम। वही बात है ना, इमोशन सबसे मैटर करता है राज करने में। इमोशन मैटर करता है, फिर वहां पे ज्ञान नहीं चलता, फिर लोग ज्ञान नहीं देखते। अभी देखो आप टीवीओ में बहस ही देख लो क्या चलती है, हिंदू मुस्लिम, जिससे कि आपके दिमाग में सिर्फ हिंदुत्व का, कि हिंदुत्व खतरे में है, आप सिर्फ एक पार्टी पर फोकस करके रखो। विकास जाए भाड़ में, आटा जाए भाड़ में, पेट्रोल जाए भाड़ में, गैस जाए भाड़ में, तेल जाए भाड़ में। हिंदुत्व का परचम लहराना जी, परचम लहरता रहे, चाहे आपके पेट में रोटी आए या ना आए, लहर में। हिंदुत्व तब बचेगा जब हम रामायण को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तब जाकर हिंदुत्व बचेगा। हिंदुत्व चिल्लाने से हिंदुत्व नहीं बचेगा, ये बात आप जान लो। अगर हमें अपने धर्म को सही रूप में स्थापित करना है तो हमें आदि शंकराचार्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा, आदि शंकराचार्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा, महर्षि वाल्मीकि के रास्ते पर चलना पड़ेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब जाकर सूरदास के रास्ते पे चलना पड़ेगा, मीरा के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कबीर के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा धर्म संरक्षित हो पाएगा, सुरक्षित हो पाएगा। मारकाट के रास्ते पे चलने से न धर्म बचेगा, न समाज बचेगा, न राष्ट्र बचेगा। ये बात जान लो। तो यहां पर भी इन लोगों ने भी वही तरीके अपनाए
और इतिहास इसीलिए तो पढ़ाया जाता है जिससे कि आप सीख सको, समझ सको। इतिहास पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही होता है कि आप चीजों को समझ सको और उनके आधार पर आप सोच सको, ठीक। और कोई कारण नहीं है। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए तो बेहतर होता है। लेकिन हमारे समाज की पूर्ण बुद्धि है, बुद्धि ही भ्रष्ट है कि इतिहास में जो गलतियां हमने दोहरा रखी है हम बार बार उन्हें दोहराते रहेंगे। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो इस्लामी लोग होते हैं या जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो ज्यादा कट्टर होते हैं। क्यों ज्यादा कट्टर होते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। वो पढ़े लिखे नहीं होते। अगर उनको पढ़ाया जाए, उनको कुरान का सही अर्थ समझाया जाए तो उनके अंदर से भी कट्टरता चली जाएगी। कट्टरता खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है शिक्षा। और शिक्षा पर आज के समय पे ज्यादा काम नहीं हो रहा है। आपके स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही, आपके बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, तो भाई कौन क्या कर सकता है? प्यार तो दो तरफा होता है ना। अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं तो टीचर को भी पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है, जाओ बाहर में मत पढ़ो। मेरे बाप का क्या जा रहा है, वो भी कह देता है मत पढ़ो भाई, वो आ रहा है उसको तनख्वाह मिल रही है अपनी, बाहर में जाओ तुम, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो। समझ में बात? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, आप बर्बाद होंगे। लेकिन आपको भी फर्क कहां पड़ रहा है, बर्बाद क्या हो गए, ठीक है। उल्लेखनीय है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो पहले इस क्षेत्र के अनेक भागों में शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल राज्य और कर्नाटक में होयसाल राज्य का विकास हो चुका था। इन राज्यों के शासकों द्वारा तंजावुर के बृहदेवेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेश्वर जैसे विशाल मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया गया था। देख लो आप, इतने सारे मंदिर क्यों बनाए गए थे? जिससे कि जनता की भावना को कंट्रोल किया जा सके, जनता की भावना को कंट्रोल किया जा सके और जनता को अपने इशारों पर चलाया जा सके। इसीलिए तो इतने सारे मंदिर थे ना भाई। और एक और भी कारण था, उस समय मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। वहां पर उस समय स्कूल नहीं होते थे, मंदिर ही होते थे जहां पर पढ़ाई लिखाई संगीत सब कुछ काम कराया जाता था। शिक्षण संबंधी सारे कामों को वहीं संपन्न कराया जाता था। उस समय शिक्षा का केंद्र मंदिर ही होते थे, स्कूल नहीं होते थे, पाठशालाएं नहीं होती थी। पाठशालाओं का काम करने का काम आपके मंदिर करते थे। वहीं पर उन्हें राजनीति की, अर्थशास्त्र की, गणित की, विज्ञान की और सभी चीजों की शिक्षा दी जाती थी, सभी को, सभी प्रकार के लोगों को वहां। इसीलिए मंदिर इतने ज्यादा बड़ी संख्या में आपके मध्यकाल में और प्राचीन काल में बनाए गए थे, ठीक। और कोई कारण नहीं है। विजयनगर के शासकों ने इन परंपराओं को केवल आगे नहीं बढ़ाया, अभी तो उन्हें उत्कर्ष की चरम सीमाओं तक पहुंचा। उत्कर्ष मतलब उन्होंने सिर्फ, विजयनगर के शासकों ने सिर्फ उन परंपराओं को फॉलो ही नहीं किया, उन परंपराओं को टॉप पर पहुंचाने का काम किया। मंदिर बनवाने में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए कि दुनिया देखती रहे। और आज भी उस तरह के मंदिर नहीं बन पाए जिस प्रकार के मंदिर उस समय बने थे, जिस प्रकार के मंदिर उस समय, जिस कला शैली के साथ उस समय के मंदिर बने हैं ना, आज भी उस कला शैली के मंदिर आज भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट शैली के मंदिर हैं उस समय के, बहुत ही उत्कृष्ट। देख के इंसान की आंखें झिलमिला जाती हैं, ओह क्या सुंदर मंदिर है, आंखें खुली खुली रह जाती हैं हमारी। आगे सुनिए। विजय शासक और व्यापारी, देखो किसी भी साम्राज्य को चलाना है, किसी भी साम्राज्य को, तो भैया पैसा तो चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? व्यापार से आएगा। बिना व्यापार के तो साम्राज्य चल नहीं पाएगा। तो चल रहे हैं, हम समझ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के व्यापार की, वहां पर व्यापार की क्या नीतियां थी और वहां व्यापार कैसे किया जाता था और अब साम्राज्य किस प्रकार की सुविधाएं अपने व्यापारी जनों को प्रदान करता था, ठीक। सुनिए। विजयनगर साम्राज्य में उद्योग धंधे एवं व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे। मतलब व्यापार बहुत ही अच्छी स्थिति में था आपका विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार की स्थिति बहुत ही अच्छी थी।
कताई बुनाई करना, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाना आदि प्रमुख उद्योग थे। इत्र निकालना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग था। समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में नमक बनाने और मोती निकालने का उद्योग व्यापक स्तर पर किया जाता था। वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला द्वारा भी अनेक लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापारी शक्तिशाली संघों और निगमों में संगठित थे। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। 300 बंदरगाह होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब विदेशी व्यापार बहुत ही उन्नतशील था। मतलब विजयनगर साम्राज्य का विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता था। भाई बंदरगाह, 300 बंदरगाह मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है? विदेशी व्यापार बहुत ही ज्यादा उन्नतशील था। और विजयनगर का अंदरूनी व्यापार भी बहुत उन्नतशील था। बताया जा रहा है कि संगठन में व्यापारी सारे संगठन में और निगमों में संगठित थे और अपने लिए बहुत ही अच्छे नियम कानून बनाकर चलते थे। कालीकट अफ्रीका और अरब से आने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित बंदरगाह था। कोचीन में चीन से रेशम और बंगाल से चीनी आती थी। वस्त्र, चावल, लोहा, सोरा, शक्कर और मसाले निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। ये सारी चीजें बेचते थे। क्या क्या? वस्त्र, चावल, लोहा, सोरा, शक्कर और मसाले। ये चीजें विजयनगर साम्राज्य दूसरे देशों को बेचता था, या कहिए दूसरे साम्राज्यों को बेचता था। घोड़े, हाथी, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम और मलमल बाहर से मंगवाए जाते थे। सामुद्रिक व्यापार जहाजों द्वारा किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के हिंद महासागर के द्वीपों, मालदीव समूह, बर्मा, चीन, अरब, फारस, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ व्यापारिक संबंध थे। विजयनगर साम्राज्य में सोने और तांबे के सिक्के चलते थे। कुछ चांदी के सिक्के का भी प्रचलन था। विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी हमें कृष्णदेव राय के अमुक्त मल्य तथा डोमेन गोपायम और नूनिच के विवरणों द्वारा प्राप्त होती है। उनके विवरणों में अश्व व्यापार का रोचक वर्णन, अश्व मतलब घोड़ों के व्यापार का रोचक वर्णन मिलता है। इस काल में युद्ध कला का प्रमुख आधार प्रभावशाली अश्व सेना थी। मतलब युद्ध की प्रमुख रीढ़ की हड्डी क्या थे? घोड़े थे। तो घोड़ों के व्यापार पर जिसका नियंत्रण होता था, उसकी सेना भी उतनी ही सुदृढ़ और शक्तिशाली होती थी। सेना की शक्ति का सबसे बड़ा कारण कौन थी? आपके घोड़े। जिसके पास जितने बेहतर घोड़े होते थे, उसकी सेना भी उतनी ही बढ़िया होती थी। प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब एवं मध्य एशिया से घोड़ों का आयात अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े उत्पन्न नहीं होते थे। अश्व व्यापार पर अरबों और बाद में पुर्तगालियों का नियंत्रण था। घोड़ों को अरब, सीरिया और तुर्की के पश्चिमी समुद्रिक बंदरगाहों पर लाया जाता था। गोवा द्वारा विजयनगर तथा साथ की दक्कनी सल्तनतों को घोड़ों की आपूर्ति कर दी जाती थी। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुर्दी, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनियमों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक एवं सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। उनकी अधिक अच्छी सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उनको तत्कालीन राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब पुर्तगालियों के पास अच्छी तकनीक की बंदूकें थी और उन बंदूकों के माध्यम से उन्होंने उस समय के राजाओं महाराजाओं को आकर्षित किया कि आप लोग हमसे संबंध बनाए, हम लोग आपको आधुनिक बंदूकें देंगे। देखो, बंदूकें जिसके पास रहेगी उसके लिए युद्ध आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से पुर्तगाली लोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजा महाराजाओं को इस प्रकार की चीजों का उपहार देते थे, जिससे राजा महाराजा उनको कुछ
क्या दे सके, स्वायत्तता दे सके, जैसे कि वो अपने महल फैक्ट्री लगा सके इन क्षेत्रों में और अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। सुचारू रूप मतलब समझते हो, आसान तरीके से बिना किसी रोक टोक के चला सके। ठीक, विजयनगर की प्रसिद्धि विशेष रूप से मसालों, वस्त्रों एवं रत्नों के बाजारों के लिए थी। नूनिच के विवरण के अनुसार इसकी हीरे की खानें विश्व में सबसे बड़ी थी। मुख्य खानें कृष्णा नदी के तट पर और कुरनूल तथा अनंतपुर में थी। इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर तथा मालाबार में हीरा, नीलम और मणिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों को काटने तथा परिष्कृत करने के विशाल उद्योगों का विकास हुआ। विजयनगर जैसे विशाल शहरों के लिए व्यापार को प्रतिष्ठा का एक मानक समझा जाता है। सभी देखो व्यापार हर समय देखो आज के टाइम पे अगर अमेरिका इतना उन्नतशील है, उसके इतने ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होने के पीछे क्या कारण है? उसका व्यापार। तो हर समय व्यापार जिसका अच्छा रहेगा उसकी कमाई अच्छी रहेगी, ये हमेशा से धारणा रही है, ये कोई आज की धारणा नहीं। जिस साम्राज्य के पास जितना अच्छा व्यापार रहेगा उस साम्राज्य की उतनी अच्छी कमाई होगी। आपने देखा है अगर मगध उस समय सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद बन पाया तो उसके पीछे कारण क्या था? उसका व्यापार। मुख्य रूप से वो व्यापारिक मार्ग में स्थित था और उसके पास प्राकृतिक संसाधन भी अपूर्व मात्रा में थे, इसीलिए वो उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन पाता है, सबसे बड़ा महाजनपद बन पाता। तो वही चीज यहाँ पर भी है, व्यापार किसी भी साम्राज्य के विकास की नींव होते हैं। अगर आपके पास अच्छा उन्नतशील व्यापार है तो आपका आगे बढ़ना, आपके पास धन की कमी को खत्म करना आसान हो जाएगा। अगर आज अरब देश बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? जिससे कि उनका व्यापार फलता फूलता रहे, पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाए, फिर भी उनकी सस्टेनेबिलिटी चलती रहे, उनका व्यापार धंधा चलता रहे। उन्होंने आज अपने आप को बहुत बड़ा, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना ली है। ठीक, आगे सुनिए आपको। विजयनगर जैसे विशाल शहरों के लिए व्यापार को प्रतिष्ठा का एक मानक समझा जाता था। 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य के साहित्यिक एवं अभिलेखीय प्रमाणों से 80 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के अस्तित्व का पता लगता है। नगरों में अनेक बाजार होते थे जिनमें व्यापारियों द्वारा व्यवसाय किया जाता था। विशेष वस्तुओं के पृथक बाजार होते थे। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का प्रमुख साधन होता था। अब आते हैं न्याय प्रणाली पर, और ठीक है, न्याय साम्राज्य की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या थे? व्यापारियों के द्वारा प्राप्त कर। ठीक है, अब आते हैं न्याय प्रणाली। क्या है न्याय प्रणाली? फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे अमर न्याय प्रणाली। पहले पढ़ते हैं न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का विशेष महत्व था। सभी जगह विशेष महत्व था, आज के जैसा ही। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। सामान्यतः यह किलों पर नियंत्रण रखते थे। उपजाऊ भूमि की खोज में ये प्रमुख एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। प्रायः किसान भी बसने के लिए उपजाऊ भूमि की खोज में उनका साथ देते थे। सामान्यतः कन्नड़ अथवा तेलुगु भाषा बोलते थे। इन प्रमुखों को नायक के नाम से जाना जाता था। इनके पास सेना का नियंत्रण होता था और ये लोग प्रमुख रूप से साम्राज्य के लिए उपजाऊ भूमि खोजने का काम करते थे। इन लोगों को क्या कहा जाता था? इन लोगों को नायक कहा जाता था, जो लोग ये काम करते थे, जिनका सेना पर भी नियंत्रण था और जो लोग उपजाऊ भूमि खोजने का काम भी करते थे। ये लोग क्या कहलाते थे? नायक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नायक कहलाते थे। आगे सुनिए।
इन प्रमुखों को नायक के नाम से जाना जाता था। अनेक नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया था, किंतु ये जब तब विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। इस प्रकार इन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही नियंत्रण में रखा जा सकता था। 16वीं शताब्दी में तुलुव वंश के कृष्णदेव राय और अच्युत राय के शासन काल में भारत की यात्रा करने वाले दो पुर्तगाली विद्वानों फर्नाओ नूनिज और डोमेगो पाएस ने नायक संस्था का गहन अध्ययन किया था। विजयनगर के अभिलेखों और मैकेंजी की पांडुलिपियों में नायकों का प्रादेशिक शासकों के रूप में चित्रण किया गया है, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई बार शासकों के उद्देश्यों से टकराती थी। जैसे आज के टाइम पे आईएएस, आईपीएस, डीएम और डीएसपी होते हैं ना, वैसे जैसे एक को आज के टाइम पे एक को सेना का इंचार्ज दे दिया गया है, एक को प्रशासनिक, एक को सेना का नियंत्रण दे दिया गया है, या कहिए कि आपकी पुलिस का नियंत्रण दे दिया गया है एक डिस्ट्रिक्ट का, एक को आपके प्रशासन का नियंत्रण दे दिया गया है। तो वैसे ही उस समय नायक और अमर नायक होते थे, इनके माध्यम से साम्राज्य को नियंत्रित किया जाता था। और यही चीज आपके दोनों पुर्तगाली यात्रियों ने बताया है अपने यात्रा वृत्तांतों में। अपने यात्रा वृत्तांत उनके द्वारा लिखी गई किताबों को क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत। जो वो लोग यहाँ देख कर जाते हैं और फिर अपनी किताब लिखते हैं, उन किताबों को क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत। आपने इससे पहले वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ा होगा, है ना। 3 यात्रियों के बारे में पढ़ा होगा, इब्राहिम बतूता के बारे में पढ़ा होगा, और किसके बारे में? फ्रांसिस बर्नियर के बारे में और अल बरूनी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने, याद तो होगा नहीं वैसे भी आप लोगों को। कुछ विद्वानों के अनुसार 1565 ईस्वी के पूर्व के नायक सैनिक मुखिया होते थे, जिनके अधीन सैनिक जागीरें होती थी। ऐसे विद्वान विजयनगर साम्राज्य को एक सैनिक महासंघ बनाते थे, जिनमें अनेक सरदार मिलकर अपने में से सर्वाधिक शक्तिशाली के नेतृत्व में सहयोग करते थे। डीसी सरकार और टीवी महालिंगम जैसे विद्वानों के मतानुसार नायक योद्धा होते थे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सैनिक सेवा के बदले पद दिया जाता था। अब आते हैं अमर नायकों को समझते हैं। अमर नायक कौन होते हैं? अमर नायक प्रणाली विजयनगर के राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि संभवतः इस प्रणाली के अनेक तत्वों को दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली से ग्रहण किया गया था। अमर नायक वह सैनिक अधिकारी होता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां होती थी। इन नायकों को भूमि अथवा क्षेत्र में राजस्व अधिकार प्राप्त थे। इनके पास भी सेना होती थी, पर इनको नायकों से एक ज्यादा शक्ति प्राप्त थी। क्या? कि ये राजस्व कलेक्ट करने का भी काम करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम भी ये लोग करते थे। नायक ये काम नहीं करते थे, अमर नायक टैक्स कलेक्शन का काम भी करते थे। इनके पास एक फिक्स सेना होती थी और वो इस फिक्स सेना के साथ चलते थे और एक जगह का कंट्रोल करके रखते थे। जैसे डीएम होता है वैसे ही ये लोग होते थे कि उस जो क्षेत्र इनको दिया गया, अलॉट किया गया है, उस क्षेत्र को ये मैनेज करते थे राजा के बिहाफ पर। राजा तो हर जगह नहीं मैनेज कर सकता ना, तो राजा के बिहाफ पर ये लोग मैनेज करने का काम करते थे। ठीक है, अमर नायक ठीक है। इन नायकों को भूमि अथवा क्षेत्र में राजस्व अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें अमरम कहा जाता था। तमिल प्रदेश और विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 भाग इनके अंतर्गत आता था। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व एवं अन्य कर वसूल करते थे। राजस्व का कुछ भाग वे व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख
लेते थे। अमर नायकों के प्रमुख उत्तरदायित्व थे मंदिरों को उपहार देना, तालाबों का निर्माण कराना, उजाड़ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना आदि। ये इनके काम होते थे। अमर नायक अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ सदैव शासकीय सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। निसंदेह ये विजयनगर शासकों की प्रभावशाली सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार थे। इनकी सहायता से विजयनगर शासकों ने संपूर्ण दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना कुशल नियंत्रण स्थापित किया। राजस्व के कुछ भाग को मंदिरों एवं सिंचाई के साधनों के रखरखाव पर व्यय किया जाता था। अमर नायक राजा को वार्षिक भेंट देते थे। वे राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए उपहारों के साथ स्वयं राजकीय दरबार में उपस्थित होते थे। उन पर कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजा कभी कभी उनका हस्तांतरण भी कर देता था। इनमें से अनेक नायकों से 17वीं शताब्दी में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय राजकीय ढांचा तीव्रता पूर्वक पतन की ओर बढ़ने लगा था। तो जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो केंद्र के बिहाफ पर डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करते हैं, तो उस प्रकार से ये लोग भी होते थे। इनको इनके काम डिवाइड किए गए थे। और अगर मुझे लगता राजा को लगता था कि ये मेरे खिलाफ जा रहा है, तो इसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पटक देता था कि तू अब यहाँ का नहीं, यहाँ का अमर नायक बनेगा, और यहाँ के अमर नायक को वहां भेज देता था। तो इस प्रकार से जैसे आज भी होता है, ठीक है, जैसे हम डीएम्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आज मुख्यमंत्री मान लो अमर नायक को आज के समय का, या डीएम मान लो आज के समय का, और नायक को मान लो जैसे एसपी, डीएसपी, इनको मान लो वो सैन्य कार्रवाई को मैनेज करता था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।